हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की। उसके कौन से क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अच्छा, आप लोग ये क्लास पढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि जो डीएलएड में होता है 80 से 85% प्रीवियस ईयर का आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आता है। तो अगर आपने ये क्लास देख ली, अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिए क्वेश्चन आंसर, तो आपका लगभग 80 से 85% कंप्लीट हो जाता है। तो आपके बैक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये क्लास पढ़ें अच्छे से और आप लोग पास हो जाएं। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। अब देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जो अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? तो गतिविधियों से आधारित शिक्षण देखते हैं कि शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? तो बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो यहाँ से देखते हैं गद्य एवं पद्य में अंतर। गद्य जो पद्य है, पद्य गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है। ये थोड़ा ध्यान से पढ़िए, गद्य और पद्य। पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता। समझ में आ गया अंतर? पद्य में गति और लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का महत्व लिखिए। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानी में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। जैसे कोई कहानी हम लोग सुनाते हैं तो बच्चा अपनी इमेजनरी में वर्णन कर लेते हैं, सचित्र वर्णन, सजीव सचित्र वर्णन। तो बालकों को कहानी इसलिए पसंद होती है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लोक कथा से क्या लाभ है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। कैसी भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं? धार्मिक एवं मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भूमिकाएं। मौखिक, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मौखिक जबकि गद्य में छंद का उपयोग नहीं है। मौखिक शिक्षण दो प्रकार का होता है। गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला तो वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान को पूर्ण उपयोग और शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ इत्यादि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, द्रुत पाठ का अर्थ क्या है? द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना, जल्दी से पढ़ लेना, द्रुत इसका अर्थ हो गया। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। हम जो अपनी बातों को, विचारों को दूसरे के सामने कहते हैं, वही तो अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार, यहाँ से देखते हैं,
मानव अपने हृदय के, जो मानव है वो अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मौखिक अभिव्यक्ति की साधन बताइए। तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो ये क्या है? एक तो लेखन पत्र, लेखन निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, स्मरण, आख्या लेखन या लेखन विवरण इत्यादि। अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नासवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं, जो नासवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। अब यहाँ से देखिए कि क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं, यानी कि किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, तो अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है, एक तो स्वर, एक व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं? अब भैया तुमने लिख दिया आ तो आ भी वर्ण है, तुमने लिख दिया बा तो बा भी वर्ण है, इसे कहते हैं वर्ण या अक्षर। अब इन वर्णों के मेल से, इन वर्णों के योग से जो सार्थक शब्द, जो सार्थक चीज निकलेगी उसे कहेंगे शब्द, और सार्थक शब्दों के समूह से बनता है वाक्य, और सार्थक वर्णों के योग से बनता है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ये देखिए कि अक्षर तथा समूह दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। शब्द की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दों के दो भेद होते हैं, एक तो ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा वर्णात्मक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ से देखिए, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ से देखिए, उपसर्ग का अर्थ शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसी में एग्जाम्पल देखिए, जैसे आ प्लस मर अमर, आंसर क्या हो जाएगा? आ प्लस मर अमर। अति प्लस क्रमण अतिक्रमण, क्रमण में अति जोड़ दिया, क्रमण में अति जोड़ दिया और मर में आ जोड़ दिया, ये इसमें आ उपसर्ग है और इसमें अति उपसर्ग है, तो आ से हो गया अमर और अति से हो गया अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी 2 एग्जाम्पल और हैं। नैतिक में आ जोड़ दिया यानी कि अनैतिक। न्यायालय में न्याय उपसर्ग जोड़ दिया, न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रत्यय का अर्थ बताइए। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अच्छा अथवा शब्दांश लग जाने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो इसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा, जो उपसर्ग है उसमें मूल शब्द के आगे लग के जो अर्थ बदल दे वो उपसर्ग, और जो प्रत्यय है तो मूल शब्द के पीछे जोड़कर जो उसका अर्थ बदल दे तो वो प्रत्यय। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने का कड़वाहट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समासिक पद किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से एक शब्द बनता है, उसे समासिक पद कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी और पढ़ाई लिखाई। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, यहाँ से देखिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का अर्थ बताइए। अब यहाँ से देखते हैं, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप। जैसे किसी का नाम है रमेश, तो मैं कहूँगी रमेश घर जा रहा है, ठीक, तो ये तो हो गया संज्ञा। अब मैंने संज्ञा के स्थान पर जिसे यूज़ कर लिया, तो मैंने कह दिया कि वह लड़का घर जा रहा है, ठीक। रमेश की जगह मैंने क्या कह दिया? वह। यहाँ से देखिए, जैसे मैंने कहा रमेश घर जा रहा है, अब मैंने कह दिया रमेश की जगह मैंने कह दिया कि वह लड़का घर जा रहा है। वह लड़का, नाम नहीं लिया उसका, तो नाम की जगह जिसे, संज्ञा की जगह जिसका उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि कौन कौन से सर्वनाम है? हम, आप, मैं, वह, तुम, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के भेद लिखिए। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। एक तो प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, एक तो संयुक्त क्रिया, एक नाम धातु क्रिया और एक पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन कितने प्रकार के होते हैं? शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की परिभाषा दीजिए। शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद 2 लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वे पुल्लिंग होते हैं या तो स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वाचन के प्रकार बताइए। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शाश्वर वाचन, एक मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो शाश्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का शाश्वर वाचन है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ बोले या पढ़ें। अब बात करेंगे मौन वाचन क्या है। मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी की आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए, मौन वाचन है। यह शाश्वर वाचन से ठीक उल्टा है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य, एक विधेय। जैसे राम स्कूल जाता है तो इसमें उद्देश्य है राम और स्कूल जाता है विधेय। जैसे जैसे मैं कहूँ रीना खेल रही है तो रीना है उद्देश्य और खेलना है विधेय। पदक्रम का क्या अर्थ है? तो शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप में समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा 1 से प्रतिदिन खाना चाहिए। 42, व्यू का विलोम शब्द क्या है? तो व्यू का विलोम शब्द है निव्यू या अव्यू। मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य, सरल वाचक, साधारण और संदिग्ध भूतकाल। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में हुआ है उत
उत शब्द का उत उपसर्ग का प्रयोग, उनमें इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जिसके साथ में चक्र हो के लिए शब्द, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द, तो चक्रप्राणी या चक्रधारी या चक्रधर। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द, तो है प्रत्युत्पन्नमति या प्रत्युत्पन्नमति। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। कांदी का तत्सम शब्द क्या है, कांदी का है कांकती या कड़कती। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, तो बाघ के लिए एक शब्द बताइए, आधिक्यता, आदित्य का। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, आदित्य का। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, कर्मधारा या बहुब्री या तत्पुरुष होगा। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध। कर्ता ने कर्म को कर्ता के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के आ गया, संबंध का की के, तो राम का संबंध कारक। वह अपना सर खुजलाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो है सकर्मक क्रिया। अस कही कुटिल भई उठी, ठाई मानहु, यहाँ से देखिए, ठही मनहु रोष तरंगिनी, बाड़ी में मनहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है, तो मनु मानव जनु जानाओ। जिस भी अलंकार में होगा तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, मुझसे उठा नहीं गया है, तो मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मैं अपने भाव बता रही हूँ, तो कौन सा वाचक है, भाववाचक। काला सागर में कौन सी संज्ञा है, तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में द्विगु समास या तत्पुरुष समास है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सम। उनमें में था उपसर्ग उत और संस्कार में सम उपसर्ग है। सृष्टि का तद्भाव शब्द क्या है, सौंठ। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आवट या वट। सस्वर व्यंजनों में क्या अंतर है, सस्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब ये है कि स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। तो जैसे मैंने बोला छोटा ऊ है, ठीक, छोटा आ है या बड़ा आ है, ये क्या है, स्वर हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते। अब जैसे मैंने कह दिया कि का कबूतर, तो का कबूतर होगा, उसमें हलंत लगी होगी, का ऐसे बना होगा का कबूतर। अब जैसे मैंने कह दिया छे छेत्री, ये छे छेत्री है, किससे किससे बनी है, का कबूतर से, हलंत लगा होगा सा से। तो जो व्यंजन हैं, स्वर वे होते हैं जो बिना किसी अक्षर की, जो स्वर वे जो बिना किसी अक्षर की सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन वे जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आदर्श वाचन किसे कहते हैं, शिक्षक द्वारा उचित सुर लय गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो अनुरक्ति का है विरक्ति और निस्सीम का है असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, जब विस्मय हो, पीड़ा हो, अत्यधिक हर्ष हो, घृणा हो इत्यादि का प्रयोग करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सक्लामेटरी। 64, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश का अर्थ है भाग और दूसरे अंश को क्या कहते हैं, कंधा। 64 क्वेश्चन, स्वर किसे कहते हैं, स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण को मिलने की आवश्यकता ना हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।